आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त तो हो गया है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। जयंत चौधरी का अब एनडीए में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के साथ ही यह तय हो गया है कि जल्द ही आरएलडी एनडीए के कुनबे में शामिल हो जाएगा। ऐसे में राजनीतिक सूत्रों की माने तो इसका ऐलान 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर गठबंधन का ऐलान संभव है। हालांकि अभी जगह तय नहीं हुई है और माना जा रहा है कि छपरौला या फिर सुतुर्तीर्थ कहीं जगह का ऐलान हो सकता है। वहीं सीटों को लेकर भी 1-2 दिन में स्थिति साफ होने की उम्मीद की जा रही है। यूपी में 80 सीटों की गारंटी लगातार चल रही है। 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती है और ऐसी में जयंती पर गठबंधन का ऐलान भी संभव हो सकता है। आरएलडी से बीजेपी का गठबंधन फाइनल होगा। ये यूपी में 80 सीटों की गारंटी तय है। ऐसे में लोकसभा 2024 का चुनाव लगातार पास आ गया है और ऐसे सम्मान में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये जयंत चौधरी का कहना है। वहीं हम सब कब तक बटे रहेंगे, बटकर करेंगे और एक साथ एकजुट में काम करने की आवश्यकता है। मोदी सरकार में चौधरी साहब की जो जयंती है, यहीं राज्यसभा में जयंत चौधरी जयंती का भी बड़ा ऐलान होने वाला है। आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन भी फाइनल है। यूपी में 80 सीटों की जो गारंटी तय की गई है वो 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर संभव हो सकता है। ऐसे में गठबंधन का ऐलान भी चौधरी की जयंती पर ही कंफर्म हो सकता है। आरएलडी और बीजेपी में जो गठबंधन की तैयारियां हैं वो भी तेज हो गई हैं। इसका ऐलान 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर होना है। आरएलडी एनडीए के कुनबे में शामिल हो सकेगी, ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या जानकारी है कि 12 फरवरी को गठबंधन को लेकर जो तैयारियां हैं, गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है? जी सुनील, अगर बात की जाए गठबंधन को लेकर तो बात सही है कि 12 फरवरी चौधरी अजीत सिंह की जयंती है और जो छपरौली में मनाई जानी थी, तो इससे बिल्कुल एकदम साफ हो गया है कि 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है और दूसरी चीज जो जयंत चौधरी ने महिमा मंडन किया है प्रधानमंत्री मोदी का, इससे बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल तय हो गया है कि 12 फरवरी को आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन फाइनल है। जी, जयंत चौधरी अब एनडीए में शामिल होंगे, ये लगभग तय है। तो राज्यसभा में उन्होंने जो भी बयान दिया है कि मोदी सरकार में चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल स्वप्निल, जो जयंत चौधरी ने राज्यसभा में आज बयान दिया है कि बीजेपी सरकार में झलक दिखती है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का महिमा मंडन जो किया है जयंत चौधरी ने, बिल्कुल इससे साफ इससे कयास लगाया जा सकता है कि 12 तारीख का दिन बिल्कुल ऐतिहासिक होगा, जो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होगा। आपको बता दें कि आरएलडी शुरुआत से लेकर समाजवादी पार्टी की उसका संबंध रहा है अखिलेश यादव से। जयंत चौधरी का बहुत गहरा संबंध रहा है। आज तक जो है अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में जयंत चौधरी लगातार चुनाव लड़ते आए थे, लेकिन आज अभी जो ऐसा मामला सामने आया है कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि पश्चिम यूपी में ये गठबंधन 2024 के चुनाव में रंग लाएगा। जी राजेश, आरएलडी और एनडीए के गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? कपिल, आपको बता दें कि जो गठबंधन होगा उसमें गठबंधन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो रहे हैं। उनके द्वारा वहां पे शपथ उसको गठबंधन में जयंत चौधरी को जोड़ा जाएगा और गठबंधन होने के बाद
बीजेपी और आरएलडी जो है पश्चिम यूपी में अपने दमदार प्रत्याशी उतारेगी और उसके बाद पश्चिम यूपी में 2024 के लिए वहां पर जीत का डंका बजाने के लिए जयंत चौधरी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो रहा है। जी, ऐसे में 80 सीटों का यूपी में तय होना तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे में आरएलडी और एनडीए गठबंधन क्या रंग लाएगा लोकसभा 2024 के चुनाव में राजेश? तो फिर अगर बात की जाए 2024 लोकसभा के चुनाव की, तो बिल्कुल बात सही है कि 2000 अगर आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो रहा है तो 2024 के चुनाव में बिल्कुल पश्चिम यूपी में क्योंकि आरएलडी का दबदबा हमेशा से पश्चिम यूपी में रहा है, वहां पर कहा जाता है कि पश्चिम यूपी में आरएलडी का कोर वोटर माना जाता है। वहां पर आरएलडी जो है वो मजबूत दमदारी से चुनाव लड़ती है और जीत कर आती है। इससे साफ साफ जाहिर है कि बीजेपी और आरएलडी का जो गठबंधन हो रहा है इससे पश्चिम यूपी जो है बीजेपी के पक्ष में बहुत मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि 2024 के चुनाव में उसका बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। बजट सत्र के आखिरी दिन आज संसद राममय हुई, जहां संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वहीं सत्यपाल सिंह ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं सभी के हैं। राम मंदिर का निर्माण ऐतिहासिक है। साथ ही सत्यपाल सिंह ने कहा कि जहां राम है वहीं पर धर्म है। बता दें कि भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा करने के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर भी राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार आज संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव ला रही है। लोकसभा और राज्यसभा में राम मंदिर पर चर्चा की जाएगी। वहीं लोकसभा में पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे भाषण भी देंगे। आपको बता दें कि आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का संसद का आखिरी सत्र है, लिहाजा आज संसद में ऐतिहासिक चर्चा होने वाली है। सरकार आज संसद में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर धन्यवाद प्रस्ताव देकर आई है। वहीं संसद में दोनों सदनों में सरकार के ये प्रस्ताव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाषण के साथ राम मंदिर पर चर्चा समाप्त होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अजय, संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी, तो क्या कुछ चर्चा होगी और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में क्या कुछ खास होने वाला है आज? लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव की बात कही गई। तो सबसे बड़ी बात कल तैयारी की है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का इस तरह अंतिम सत्र का 2.0 का मोदी सरकार का। और सबसे बड़ी बात निकल के आ रही, कल ही मोदी सरकार ने या बीजेपी ने एक तरह से व्हीप जारी करके कहा था कि सभी सांसदों और राज्यसभा सांसदों को दोनों रहना अनिवार्य है। इसी मद्देनजर आज धन्यवाद प्रस्ताव की बात रखी गई। और आपको बता दें पूरा देश इस तरह से राममय माहौल में है और इसका कहना कि में राम है, भारतीय संस्कृति में राम है, इसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव की बात कही गई। और पिछले दिनों जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात कही गई थी, उसी के मद्देनजर ये बात कही गई। लेकिन आपको बता दें जो लोकसभा में ये धन्यवाद प्रस्ताव की बात कही, ये लोकसभा के नियम 193 के तहत बात की गई, जहाँ सत्यपाल सिंह और प्रशांत सिंह और पांडे जी लोकसभा में इसको अपना प्रस्ताव रखेंगे, तो वही राज्यसभा में आजकल 176 के तहत इस बात की चर्चा की जाएगी, जिसमें सुधांशु मलिक प्रमुख रूप से इसको आगे रखेंगे। जी, किन किन खास नेताओं ने अजय इस पर सदन में आज राम मंदिर पर चर्चा की है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बेहद खास रही और ऐसे में आज आखिरी दिन है संसद के सत्र का, तो क्या कुछ खास रहा और कौन कौन नेता इसमें शामिल हुए? आपको बता दें एक तरह से कल इसी वजह से व्हीप जारी किया गया था कि भाजपा के सभी नेता मौजूद रहे इसको लेकर लोकसभा में भी और राज्यसभा में, जिसके मद्देनजर ये बड़ी बात निकल के कही जा रही थी। वही बात नेताओं की तो धन्यवाद प्रस्ताव में 3:30 बजे के आसपास धन्यवाद प्रस्ताव के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण भी हो सकता है, जो पहले सत्यपाल ने अपनी बात कही कि पूरे संसद में राम और राम राज्य की बात कही गई है इसको लेकर। और वही बीजेपी के बहुत सारे नेता, चाहे वो राज्यसभा से चाहे सुधांशु त्रिवेदी की बात कही गई है, सभी लोग मौजूद हैं। और एक तरह से सब एक अनुराग ठाकुर का भी बयान इसको लेकर आ रहा था, अनुराग ठाकुर इसको लेकर बात कह रहे थे। जी,
अजय, ये सत्र के दौरान जब राममय माहौल था संसद में, तो ऐसे में कांग्रेस के नेता तंज कसते हुए भी नजर आए, तो क्या कुछ जानकारी है इस बारे में कि अब कांग्रेस के नेता तंज आखिर क्यों कस रहे हैं? आपको बता दें कि 2024 के गणतंत्र चुनाव का बिगुल बच चुका, तो विपक्ष में बहुत सारी बातों को लेकर कड़वाहट और पछताहट तो होगी, लेकिन जहाँ विपक्ष मोदी, आपको बता दें कि पिछले दिनों लोकसभा में मोदी ने कांग्रेस को इस तरह से वोट दिलाने वाली शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात निकल कर कि मोदी ने आरक्षण के मामले को लेकर, किसानों के मामले को लेकर, नौजवानों के मामले को लेकर, और ये खुद कहा कि 2014 से और 24 का भारत अब है, 2024 से पहले की क्या स्थिति की बात की, ये देखने की बात कही, जिससे कांग्रेस को उन्होंने कटाव चाहता कि कांग्रेस बार बार अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात करी, और जो प्रोडक्ट लॉन्च करी वो प्रोडक्ट वही है, बस उनके स्थान बदलने की बात कही जा रही। तो इसको लेके विपक्ष ने काफी कड़ा रुख अपनाया था, और उसने यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे बयान भी कहे थे। प्राइम न्यूज उससे कोई विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये जरूर है कि उनका ये भी कहना था कि जो खासतौर से आरक्षण वाली बात है, पिछड़ों वाली बात है, तो मोदी को भी पूर्व की संज्ञा से उन्होंने ये समाजिक बात कही थी कि 1999 में इसको लाकर मोदी को पिछड़ा बनाया गया, वो काफी है, इस तरह की बातें कही गई थी। तो ये लोकसभा में इस तरह से बयानबाजी दोनों तरफ से जारी है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है इस समय पूरा देश जो राममय माहौल में है, 2024 का रण जो राममय माहौल की वजह से भाजपा अपने पक्ष में करने से जुटी है, और कहीं न कहीं वो इसमें सफल होती दिख रही है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज संसद में नमो हैट्रिक की टी शर्ट पहुंचे। आपको बता दें, टी शर्ट के जरिए अनुराग ठाकुर लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर संदेश देने की कोशिश की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर तो हमारे लिए आस्था का केंद्र भी है और वहीं रहेगा भी, लेकिन वो लोग जो प्रश्न उठाते थे, जो बीजेपी को कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बताई है और राम मंदिर का निर्माण भी किया है। पूरे देश के राममय वातावरण हो गया है। आपको बता दें कि पूरा देश राममय हो गया है। नमो हैट्रिक यही बताती है कि फिर से मोदी आएंगे। राम मंदिर तो हमारे लिए आस्था का केंद्र था भी है और सदा रहेगा भी, लेकिन वो लोग जो प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बताई भी, राम मंदिर का निर्माण किया भी, और जनता ने पूरे देश भर में राममय वातावरण हो भी गया है। और ये नमो हैट्रिक यही बताती है कि आएंगे तो मोदी ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी हमसे जुड़ चुके हैं। अजय, अनुराग ठाकुर संसद में नमो हैट्रिक वाली हुडी पहनकर पहुंचे, तो ऐसे में उनकी हुडी क्या संदेश देती है? अनुराग ठाकुर जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने बड़े सत्तावन नेता हुआ, बड़ी बात निकल के आ रही कि उन्होंने आज मोदी पिछली बार सत्ता में लाने की बात कही है। उनका ये सीधे कहना है कि नमो हैट्रिक होगा इस बार लोकसभा 24 के चुनाव के बाद। और सबसे बड़ी बात है, उनका एक नारा जो था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, इसको लेकर उन्होंने ये सीधा सा ये कहा कि हमने तारीख भी बताई और मंदिर भी वहीं बनाए जहाँ कहा गया था। और राम हमारे कड़ में है, राम हमारे मन में है, राम हमारी आस्था है। इसको लेकर भारतीय समाज एक आगे बढ़ा और उनका सीधा कहना था कि 2024 का जो है तो हम राम के आशीर्वाद से जीतेंगे, जन जन तक जाएंगे और फिर हम बीजेपी तीसरा कार्यकाल अपना 2024 का देख रही है। वो लोकसभा में फिर से नमो यानी कि मोदी की कुर्सी पे आसीन होने की बात कही जाएगी। हाँ अजय, अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा है कि अब की बार 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार, तो इसका क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव अब बेहद नजदीक हैं। ये आपको बता दें कि जैसा 2024 के चुनाव का रण का बिगुल बच चुका है, तो उसमें सभी पार्टियां अपने अपने दावे करती, तो बीजेपी भी अपने दावों से पीछे नहीं हटी। ये जरूर है कि पूरे देश में एक राममय माहौल है,
और आपको बता दें केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश तो एक राम का एक गाड़ी है जहाँ अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष के पास ना मुद्दे रह गए ना लोगों की आशाओं से जुड़ी बातें रहेगी। इसमें बीजेपी अपने पूर्ण रूप से अपने बहुमत की तरफ दिखती है। जो 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसको वो उनका 80 का पूरा का टारगेट है। वहीं तो उत्तर प्रदेश में देश में भी बहुत सारी जगहों पे उनका वो सीधा सा टारगेट है कि वो 70 सीटों की बात के बस साउथ की बात हो तो, लेकिन साउथ में भी उन्होंने सेध लगा दी इस बात को लेकर कि उन्होंने वहाँ के साउथ के बहुत सारे नेताओं के साथ बैठक की और जो उनके अपने पक्ष में रखने की बात कही, इसी को एक आंकड़ा मानते हुए उन्होंने 400 पार की बात कही। उनका सीधा कहना कि हम राम के आशीर्वाद से, राम लला के भक्त के रूप में हम आगे जाएंगे और उनको जनादेश भी मिलेगा, जनता आदेश भी देगी और जनता उनको जनादेश भी देगी। जी अजय, जैसे कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2024 का चुनाव का ये संदेश है, नमो हैट्रिक हुडी जो उन्होंने पहन रखी थी, राममय माहौल जो दिखा रखा था, लेकिन इसी बीच अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के जो कामकाज है, मोदी सरकार में जो कामकाज हुए हैं उन्हें भी गिनवाया है। तो लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर जनता तक ये क्या संदेश पहुंचेगा? आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो रही, मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकालों को दिखाया और उनका ये सीधे कहना कि 2024 से 2014 के बीच का जो ये 10 सालों का कार्यकाल रहा है वो बीजेपी ने सशक्त रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की और उनका सीधा से मानना था कि नौजवान, किसान और महिलाओं को सम्मान को लेकर उन्होंने अपनी बात कही। तो उसी के बल पर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वहीं जो अनुराग ठाकुर है उनके पास हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी भी रही है, तो वो वहाँ के बड़े कद्दावर नेता रहे और पृष्ठभूमि भी पारिवारिक बीजेपी से रही। तो उसको लेकर बड़ी खबर ये भी है कि हिमाचल की जिम्मेदारी एक तरह से अनुराग ठाकुर के पास दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा के रण की जो बात कही जाए तो बीजेपी इसमें राममय माहौल की वजह से और मोदी के कार्यों की वजह से 2024 को 400 का आंकड़ा पार करते दिखती। वहीं बीजेपी अकेले 304 की सीटों की बात करते दिखती है, तो जो उसमें काफी हद तक वो सफल भी है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र और सरकार के प्रयास से तीर्थ विकास परिषद द्वारा यमुना में वृंदावन से गुरुकुल तक श्रद्धालुओं को यमुना की सैर कराने के लिए क्रूज स्टीमर का जो प्रस्ताव लाया गया है, उसके चलते स्थानीय नाविकों को अपनी रोजी रोटी पर संकट दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर वृंदावन के कृषि घाट पर नाव चालकों द्वारा बैठक की गई। नाविकों का कहना है कि सरकार द्वारा वृंदावन से गोकुल तक क्रूज स्टीमर चलाने की बात कह रही है, उससे हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हम नाविक आज से ही नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से नाव अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और पूर्वजों ने ही भगवान श्री राम को नया पार कराई थी। हम सभी नाविक सरकार से यही मांग करते हैं कि वृंदावन में क्रूज स्टीमर नहीं चलाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम सभी एक बड़ा कदम उठाने को सभी लोग मजबूर हो जाएंगे। हम क्रूज आ चुके हैं योगी जी की तरफ से, ये क्रूज को बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए? इसलिए बंद किया जाए कि हमारा काम है केवट का नौका विहार कराने का, सारा कुछ हम ही लोग करते हैं। कोई डूब जाता है तो हम ही लोग बचाते हैं। जमुना पुत्र केवट हैं हम, राम को भी हमने पार किया है और योगी जी से हमारी ये विनती है कि ये क्रूज नहीं चलाए जाएं, क्योंकि हमारे बेघर हो जाएंगे। कम से कम 5000 आदमी हम नाव और स्टीमर चलाते हैं। हमारा पालन पोषण इसी स्टीमरों से, नावों से होता है। हमारे बच्चों का पालन पोषण सब कुछ इसी से होता है। हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि सरकार द्वारा जो क्रूज चलाए जा रहे हैं और कुछ क्रूज पानीगाम पुल पर आ भी चुके हैं और निषाद भाइयों को इस स्टीमर चलाने से वंचित भी किया जा सकता है। आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे निषाद भाइयों को इस काम से वंचित न किया जाए, जिससे कि उनके बच्चों का पालन पोषण होता है।
राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर के नादरगंज विद्युत केंद्र अम्बेडकर विद्युत उपकेंद्र में तैनात जेई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। दरअसल जेई नितिन चौधरी ने अम्बेडकर विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र के बिजनौर कस्बे में विद्युत कनेक्शन को लेकर फरियादी चक्कर लगा रहा था, लेकिन अधिकारी 50,000 रुपए मांग रहे थे, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने IGRSS के पूरे मामले की शिकायत की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिना बिजली कनेक्शन के ही बिजली का बिल 1,113 रुपए निकाल दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कनेक्शन को लेकर के बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे थे। जेई द्वारा लगातार पैसे की मांग की जा रही थी और उसके बाद भी कनेक्शन नहीं किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि आपकी सूचना क्रमबद्ध से दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद कनेक्शन आपका किया जाएगा। बल्कि कुछ जो जेई की जो मांग थी 50,000 रुपए की, वो पूरी करनी थी, उसकी वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। हम आपको बता दें, अभी आनंद फानन में यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी आए हैं, तो यहाँ पर लगाया है, उम्र देख सकते हैं, और साथ में ही शिकायतकर्ता के घर पे सीधा कनेक्शन बांध दिया गया। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये घर पीछे है जिस पर कनेक्शन बांध दिया गया है। बिजली विभाग के आला अधिकारी आए हैं, क्योंकि जो शिकायतकर्ता हैं नीतू देवी, इन्होंने IGRS किया था, तो इसकी शिकायत करी थी लगातार कि इनका कनेक्शन को लेकर के जो लापरवाहियां बिजली विभाग के अधिकारी बरत रहे थे। हालांकि जानकारी में आ रहा कि जब SDO के संज्ञान में मामला आया है तो आनंद फानन में अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके ये कनेक्शन बांधने का काम किया। हम बात करेंगे कि जो परिवार है लगातार शिकायत कर रहा था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवीर सिंह है। कब आपने यहाँ पे मकान लिया था? आपने ये मकान मेरा करीब 3 से 3.5-4 साल हो चुके हैं। 2017 कनेक्शन को लेकर क्या प्रक्रिया है? कनेक्शन में ऐसा था, हमने 20 अक्टूबर को यहाँ ऑनलाइन किया था। 20 अक्टूबर के बाद हमारा एस्टीमेट बना 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को 1,45,375 रुपये। वो हमने जो है जमा कर दिया। मेरी मैडम के नाम से था, नीतू देवी। उसको जमा होने के बाद हमने जब एस्टीमेट जमा कर दिया, फिर हमारा लगभग 1 से 1.5 महीने का समय बीत गया। तो हमने जाके वहाँ जेई साहब से मिले हम, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अपना एस्टीमेट दिखाइए। तो हमने एस्टीमेट की कॉपी दिखाई जो हमारे पास थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, लग जाएगा, ऐसा है, हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए, 1-2 हफ्ते में आपका काम हम करवाते हैं। फिर उसके बाद जब 1 हफ्ते का 1 महीना बीतने के बाद हमने उस पर IGRS किया। IGRS में जेई साहब हमारे घर आए, इन्होंने यहाँ सर्वे किया। इन्होंने कहा कि ऐसा है, 1 हफ्ते का हमको समय दीजिए, आपका सारा काम करवा देंगे। उसके बाद करीब 30 से 40 दिन बाद फिर हमारे दोबारा फिर IGRS किया। उसमें हमको सूचना ये मिली कि जेई साहब ने हमारा 1 महीने का 1123 रुपया मीटर का बिल निकाल दिया है और मीटर लगा दिया है। ठीक है, 1 महीने पहले, जबकि हमारे यहाँ ना लट्ठा ना तार कुछ भी नहीं था। और बिल निकालने के बाद जब हमको ये रिपोर्ट मिली तो हमने आगे फिर आगे शिकायतें पहुँचाई, SDO साहब को शिकायत की। तो फिर आज दिनांक 9/2/2024 को आज ये मीटर चालू किया गया है आनंद फानन में। जब ऊपर से इन पर जो बिजली का बिल है वो किस डेट में जनरेट किया गया? बिजली का बिल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बिजली का बिल हुआ है 30/1/2024, 30 जनवरी को। हाँ, 30 जनवरी को मीटर इशू हुआ है। और 30/12/2023 को मीटर इशू हुआ है और 30/1/2024 को हमारा 1 महीने का बिल आया है 1123 रुपये। जिसका आपने बिजली का बिल आपने प्रयोग नहीं किया, उसका बिल आपका? हाँ, मैं हमारे यहाँ कुछ लगा ही नहीं था, ये आज लगा है। ट्रांसफार्मर और मीटर ये आज लगा है। ये पहले ही इन्होंने ऑन पेपर दिखा दिया था कि आपके यहाँ लट्ठा तार लाइन चालू है। IGRS में इन्होंने ये रिपोर्ट लगाई थी कि आपके यहाँ लाइन चालू है। मथुरा के गोवर्धन ब्लॉक के अधिक कस्बे में चल रही कुंड की खुदाई के दौरान प्राचीन काल की मूर्ति मिली है। प्राचीन काल की मूर्ति मिलने की सूचना पर ग्रामीण कुंड पर पहुंच गए। मूर्ति मिलने की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 18 इंच और वजन 5 किलोग्राम से ज्यादा आंकी गई है। इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि अमित रावत और भागीरथ ने बताया कि खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति नटवर राज भगवान की बताई जा रही है।
सरोजनी नगर के बिजनौर में बंथरा कानपुर लखनऊ बाईपास के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर 11,000 वॉट की लाइन का पोल तोड़ते हुए जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि रात तकरीबन 2 बजे के आसपास तेजी से आई स्कॉर्पियो गाड़ी खंभा तोड़ते हुए नीचे घुस गई और गाड़ी में 2 युवक नशे में थे, 2 टक्कर मारकर मौके से भाग गए। बम्पर पिए रहे तब वहीं तो गाड़ी को ओवरटेक करी सही से कुछ नहीं 2 बजे बाद सन्नाटा हो गया गाड़ी। 2 बजे रात में बहुत तेज आवत हुई गाड़ी। हाँ बहुत तेज रही, गड्ढा में उतार गए, खंभा था टूट गया, गाड़ी को बहुत नशे में रहा। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।